चलो 11 नंबर। इसमें क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3x 2x माइनस 3y, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 आर, ठीक है। 4 ऑप्शन है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, नन। अब इसका क्या मतलब हुआ? दो समीकरण दिया हुआ है, यानी कि 2 इक्वेशंस है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को पहचानना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, या डिपेंडेंट है या नन, ठीक है। देखो हम लोग जब बुक पढ़ रहे थे तो कंसिस्टेंस और नन इनकंसिस्टेंस के बारे में वहाँ पर चर्चा था चैप्टर में, ठीक है। दोनों में से ही कोई होगा। तो ये कैसे होगा? तो जब भी हल होगा, अगर हल होगा यानी कि सोल्यूशन अगर होगा तो कंसिस्टेंट माना जाएगा, और सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंट में टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा? इसके लिए हमें a1/a2 इसका रेशियो चेक करना होता है। a1/a2 कितना निकलेगा? 2/4। तो कितना हो गया? 1/2 आ गया। b1/b2 भी चेक करना पड़ेगा। -3/-6 बराबर आ गया। बराबर आने से कुछ भी नहीं पता चलता है। इसके लिए c अब कंपलसरी हो गया चेक होने के लिए, है ना। c1/c2 8/9, और ये कटेगा भी नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये डिफरेंट आया हुआ है। अगर ये भी बराबर हो जाता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन माना जाता, यानी अनेक हल क्या। लेकिन ये अलग आ गया तो कोई हल नहीं इसको कहते हैं, है ना। तो ये दोनों बराबर है तो सी चेक करना कंपलसरी, और सी अगर बराबर आता तो हम सी और उतना के बराबर आता, जिससे यहाँ पर हाफ है, यहाँ भी ये भी हाफ हो जाता, तो बोलते कि इनफाइनाइट हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसका। तो कोई हल नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? असंगत। संगत और असंगत हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी मीडियम से, जो बुक पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। संगत और असंगत, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो। अब इसको याद भी रख लेना, कौन से सिचुएशन में हम लोग कौन सा क्या बोलेंगे, है ना। अगर a1/a2 b1/b2 के नॉट इक्वल टू आ जाता है तो क्या बोलना है? एक हल होता है। और a1/a2 b1/b2, और ये अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यहाँ बराबर नहीं है तो एक हल बोल देना। बराबर अगर आ गया तब फिर सी चेक करना बाकी रहेगा। अब सी भी मान के लो बराबर आ गया, c1/c2, तो बोलेंगे अनेक हल। और एक तीसरा सिचुएशन ये है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है, जो कि ये वाला सिचुएशन था, ऐसा ही है ना। तो ऐसे बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हल हो रहा है वही वाला वो वाला संगत कहलाएगा। संगत, चाहे एक हल हो या अनेक हल हो, वो संगत कहलाएगा। यानी वो इक्वेशन कैसा होगा? संगत, ठीक है। और जहाँ हल नहीं होगा तो वो असंगत हो जाएगा। ये सब था पॉइंट, ठीक है। इसमें फिर ग्राफ भी पूछा जाता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा अगर होने से ग्राफ कैसा होगा। तो ऐसा ग्राफ यानी एक हल वाले में ग्राफ क्या होगा? ऐसे प्रतिच्छेद करेगा, एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद माने काटना। और अनेक हल में दोनों रेखा एक दूसरे पर इस तरह से होगा। कोइंसाइड क्या होगा?
उसी पर दोनों रेखा पर, ये जो रेखा पहला होगा उसी रेखा के ऊपर दूसरा वाला रेखा, और इसमें दोनों रेखा अलग अलग होगा, यानी समांतर होगा। ये प्रतिच्छेदी रेखा, ये समपाती रेखा, और ये समांतर रेखा। ठीक है, कितनी बार याद रख लेना, उस हिसाब से ये क्वेश्चन था। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। 12 नंबर, if 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2, then चार ऑप्शन दिया हुआ है, यानी x का कौन सा वैल्यू यहाँ पर इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, x इक्वल टू 1, y नहीं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। दूसरा ऑप्शन है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन के लिए सही है? तो या तो किसी को, सारे ऑप्शन को किसी इक्वेशन में अप्लाई करके देख लो। ये अप्लाई करके कब देखना, जब सारे इक्वेशन मतलब अलग अलग हो। ठीक है, जैसे x का क्या सब अलग अलग है, तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर अलग अलग है तो कर सकते हैं। ठीक है, y का भी अलग अलग है क्या, y का यहाँ और यहाँ दिक्कत, अगर हम ऑप्शन डालेंगे हो सकता है कि x से तो पकड़ में आ जाएगा ना, x को निकालो। ठीक है, जो अलग अलग होगा ना उसी को, मतलब उसी का वैल्यू निकालने का कोशिश करना, यानी उसके बदले में जो बचेगा उसको रिप्लेस करने का कोशिश करना, यानी y खत्म करने का सोचो। यहाँ पर y था तो क्या करेंगे, यहाँ ये तो घटेगा नहीं, इन दोनों को सेम करता हूँ मैं। तो इस वाला इक्वेशन में, अरे क्या बोले यहाँ पर, क्या इसको भी 2 इंटू कर देंगे, इसमें 1 इंटू कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम लोग दूसरा तरीका ये भी सीखे थे कि ये 2 इसमें तो ये 4 इसमें इंटू कर लो। ठीक है, यानी तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो बनाने के इरादे से मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों का एलसीएम 4 होता, तो मैंने 4 बनाने का सोचा, इसको भी 4 बनना है, इसको भी 4 बनना है, 4 भी बना हुआ है। तो इन सबको इंटू करेंगे, 1 से ये पूरा इंटू रहेगा, सेम रह जाएगा, 4y 10। ठीक है, अब 2 से ये पूरा इंटू होगा तो 4x 4y और ये 4, सिंबल चेंज, इसका नया वाला सिंबल का ध्यान रख के बनाना होता है ना। तो ये माइनस का 1x और ये दोनों ही प्लस में आया है तो प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा तो फिर तो मतलब खत्म ही नहीं होगा, फिर तो y रह जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट मत करो, यही सोचना पड़ता है, हर बार सब्ट्रैक्ट करके नहीं होगा, कभी ऐड करना पड़ता है, या तो जिससे वो खत्म हो, या तो जोड़ के या तो घटा करके। तो घटाने से यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो हम लोग को जोड़ने से अब सोचना पड़ेगा, जोड़ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेन इरादा खत्म करने का था y को, y खत्म ही नहीं हो रहा घटाने से, तो जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो इसको जोड़ो, ये 7x हुआ, और ये जोड़ेंगे तो खत्म, और ये जोड़ेंगे तो 14। तो x का वैल्यू 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x का वैल्यू क्या निकला, 2। x का वैल्यू 2 एक ही ऑप्शन में है, ठीक लगा देंगे इस तरह से, और y निकालने का कोई जरूरत नहीं है ना, या फिर y कहीं, यानी कि x का कहीं पर यूज कर देंगे किसी इस वैल्यू को कहीं पर, तो y भी निकल जाएगा। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। उसके बाद अगला वाला है 9x 10y इज इक्वल टू 14। अब ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन वर्ड में दिया हुआ है यहाँ पर, नन कॉन्ट्राडिक्टरी, नन कॉन्ट्राडिक्टरी, ओपोनेंट,
डिपेंडेंट, नन ऑफ दिस। क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी, ओपोनेंट, डिपेंडेंट और नन। तो सबसे पहले इसका रेशो चेक करते हैं। A1 बाई A2, 3/2 अपॉन 9। तो यहाँ अपॉन 9 ना लेके डायरेक्ट 1/9 यहाँ कर देता हूँ ऐसे करके, उसको फिर साइड में लाओ तो इंटू तो होगा ही। ठीक है, तो कितना बना? 1/6 बना। अब B1/B2 5/3, अब उसके बाय में -10, तो इंटू करेंगे तो -1/10 हो जाएगा। 5 2 जा यानी -1/6। तो ये अलग अलग आया कि नहीं? अलग अलग आया है। अलग अलग आया तो मतलब कि इसका हल है एक हल। अलग अलग आना माने एक हल, यानी इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ओनली वन सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन है। सोल्यूशन है तो अगर ऑप्शन वैसा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट करके रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। और कंसिस्टेंसी का ही उसी का रिलेटेड वर्ड है नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, जिसका हल हो ये कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। ठीक है, तो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें होगा, ये ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी। ओपोनेंट मतलब इनकंसिस्टेंट, उसी का रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सिस्टम 2x minus 3y is equal to 5 and 4x minus 6y is equal to 7 R। चलिए यहाँ भी ऑप्शन है उसी तरह से, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन है नो एनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो ये तो बिल्कुल सीधा सवाल है ना? सॉल्यूशन यानी हल पूछा जा रहा है, एक हल, अनेक हल या कोई हल नहीं, है ना? या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हर बार वही रेशियो ही चेक करके होगा। A1/A2 2/4 बन रहा, 1/2 आ गया, है ना? B1/B2 -3/-6 करना है, तो 1/2 बराबर आ गया। बराबर आने से कुछ नहीं कर सकते, C चेक करना जरूरी हो गया। तो C1/C2 5/7 अलग आ गया, ये मैच नहीं हुआ। तो ये अलग आया तो मतलब कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं तो नो एनी सॉल्यूशन। ठीक है, इफ द स्ट्रेट लाइन्स इतना एंड इतना आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ P विल बी 2x plus 9y is equal to 15। इनको पैरेलल कहा गया है। ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन जो है, इससे जो भी लाइन बनती है, ग्राफ बनती है, वो पैरेलल है। ठीक है, तो P की जगह क्या होना चाहिए कि पैरेलल हो? ठीक है, तो पैरेलल मतलब दो ग्राफ जो है एक दूसरे से अलग अलग हो, यानी कि सेम गैप में पैरेलल हो, समांतर हो, है ना? तो पैरेलल होने का हम लोग क्या जानते हैं? ये वाले जानते हैं। रेशियो में क्या जानते हैं? A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 भी बराबर, तीनों का तीनों बराबर हो जाता है।
गलत हो गया ये, है ना, ऐसा नहीं होता है, बल्कि कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि पैरेलल होना माने हल ना होना ना, पैरेलल होना माने हल ना होना, तो ये वाला पार्ट बराबर ना हो, यानी कि ये दोनों बराबर होगा। तो कभी भी कोई चीज़ का वैल्यू निकालेंगे तो बराबर वाला पार्ट को ही यूज़ करके हमारा सोल्व होगा, सी को यूज़ नहीं करना है। तो हम इतना को आपस में बराबर लिख देंगे और इधर उधर शिफ्ट करके अपना निकाल लेंगे, क्योंकि वो पैरेलल बोल रहा है, पैरेलल बोल रहा था, हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। क्या करेंगे, 4/2 a1/a2 का वैल्यू ले लिए, बराबर ले लेंगे b1/b2, तो b1 में कौन है p, b2 में कौन है 9, अब इससे वैल्यू निकाल लेंगे, 9 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, इसको पहले कैंसिल करते हैं, 2 आया, तो इधर मेरा 2 आया, 2 के साथ 9 इंटू होगा तो 18 आ गया, ठीक है, p 18 आ गया। हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी, इतना एंड इतना, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो रेशियो ही चेक करना होता है, a1/a2, यहाँ पर 1 है तो 1/3 आ गया, b1/b2 2/6 कर लेते हैं, तो ये भी 1/3 आ गया, फिर अब सी चेक करना कंपलसरी हो गया, c1/c2 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये भी बराबर हो गया। तो बराबर होने को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, तीनों बराबर हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, याद रखना इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। The pair of linear equation 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0, then सेम उस समय वो कॉन्ट्राडिक्टरी वाला ऑप्शन जो उस समय पर है उसी टाइप का है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, उसके बाद है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, तो ऑप्शन है नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी, ओपोनेंट, डिपेंडेंट, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो उसी रेशियो से ही चेक करना है हमें, a1/a2 यहाँ पर 6/2 बन रहा है तो कैंसिल होकर के 3/1 बन रहा है, उसके बाद b1/b2 माइनस 3y, देखो यहाँ y का वैल्यू लेना, -3 या -1, माइनस खत्म, तो ये भी 3/1 बन रहा है, बराबर आ गया। अब सी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर होने से कुछ भी नहीं रिजल्ट निकलता है ना, c1/c2 10/9 अलग आ गया, अलग आ गया तो कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं है तो असंगत, असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंस को तो हम लोग नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं बोलेंगे, ओपोनेंट बोलेंगे, ओपोनेंट, ठीक है, एक दूसरे के, है ना, जिसे कॉन्ट्राडिक्टरी करके बोल सकते हो एक तरह से, है ना, तो ओपोनेंट हो जाएगा 19 का बी होना चाहिए, तो बी बता रहा है, ठीक है। तो 19 तक ही आखिरी सवाल था ये, अब टॉपिक चेंज हो गया होगा।